हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना। उसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशन वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा ये 3.1 प्रश्नावली का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास कुछ आकृतियां दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास ये 8 आकृतियां दी गई है और इनका हमें वर्गीकरण इन आधारों पर करना है। ठीक है, प्रत्येक आकृति का वर्गीकरण इन आधारों पर करना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि साधारण वक्र। तो मैं आपको पहले वक्र की परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, वक्र क्या है? तो वक्र अगर हम कोई भी हमारे पास जैसे कागज है, ठीक है, उस पर पेंसिल से हम कोई भी आकृति बनाते हैं, पेंसिल को बिना उठाए कागज पर हम कोई भी आकृति बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इससे मैं बोर्ड पर कोई भी आकृति बनाऊंगा इस मार्कर को बिना उठाए, तो वो क्या कहलाएगा? ये वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है वक्र। ठीक है, तो हमें पहले क्या बताना है कि इन आकृतियों में साधारण वक्र कौन कौन सी है, इन आकृतियों में वक्र कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है एक वक्र है, ये भी हमारी वक्र की परिभाषा को संतुष्ट करता है, ये भी संतुष्ट करता है, तो ये भी एक वक्र है। ये नहीं है, ये हमारी वक्र की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कागज़ पर जैसे कागज़ पर पेंसिल को बिना उठाए, तो यहाँ पे दो अलग अलग आकृतियाँ हमारे पास हैं, तो ये वक्र की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये हमारा संतुष्ट करेगा। तो ये क्या है? एक साधारण वक्र है, ये भी वक्र है और ये भी वक्र है। ठीक है, ये नहीं है। इस तरह से पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं इन आकृतियों में। ठीक है, तो पहला, दूसरा और पांचवा, छठा, ठीक है, और सातवां, ये सारे क्या हैं? साधारण वक्र हैं। अब हम बात करते हैं साधारण बंद वक्र की। तो बंद वक्र की क्या पहचान होती है कि उसमें बंद वक्र में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, वो पूरी तरह से क्या होता है? बंद होता है, तो वो क्या कहलाएगा? बंद वक्र कहलाएगा। तो हमें देखना है बंद वक्र कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा परिभाषा को संतुष्ट करता है। ठीक है, पहला हमारा बंद वक्र है, दूसरा भी बंद वक्र है, ठीक है, और ये पांचवा भी बंद वक्र होगा। ठीक है, इस तरह से ये परिभाषा को संतुष्ट करता है, और छठा भी बंद वक्र होगा और सातवां भी बंद वक्र होगा। ठीक है, आठवां नहीं होगा। इस तरह से साधारण बंद वक्र हमने देख लिया कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं बहुभुज की। तो बहुभुज आपको पता होगा कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति ही क्या कहलाती है? सरल बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो हमें देखना है कि इन आकृतियों में बहुभुज कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला आकृति, पहली हमारी क्या है? बहुभुज की परिभाषा को संतुष्ट करेगी पहली आकृति, दूसरी भी संतुष्ट करेगी। ठीक है, तीसरी में रेखाखंड हमारे पास है ही नहीं, तो तीसरी संतुष्ट नहीं करेगी। और फिर कौन सी है? तो फिर अब बस इतनी है। ठीक है, दो ही हमारी आकृतियाँ क्या कहलाएगी? बहुभुज की परिभाषा को संतुष्ट करती हैं, तो ये दो ही हमारी क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। हमारा डी पॉइंट कौन सा है? उत्तल बहुभुज। इन सारी आकृतियों में उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं? तो उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं? तो वे बहुभुज जिनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। वे बहुभुज जिनके विकिरणों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। ठीक है, मतलब कि आकृति के बाहर वाले भाग में नहीं होता, उनके विकिरणों का कोई भी भाग, तो वे क्या कहलाते हैं? उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे ये पहली आकृति है, ठीक है, इसका विकिरण एक तो ये हो सकता है, ठीक है, ये इसका एक विकिरण हो सकता है, लेकिन ये आकृति के बहिर्भाग में है। ठीक है, ये आकृति का ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है, और इस आकृति के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। तो ये विकिरण क्या है? इसके बहिर्भाग में है, तो मतलब कि ये उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता। लेकिन इस आकृति में हमारे पास ये विकिरण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अभ्यंतर में है, तो मतलब कि ये आकृति हमारी क्या हो सकती है? उत्तल बहुभुज हो सकती है। ठीक है, तो डी पॉइंट हमारी ये आकृति हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। ठीक है, तो अवतल बहुभुज इसका उल्टा हो जाएगा, वह आकृति जिसका विकिरणों का भाग बहिर्भाग में होता है। तो हमारी ये पहली आकृति क्या हो जाएगी? अवतल बहुभुज की। ठीक है, इस तरह से पहली आकृति हमारी अवतल बहुभुज हो जाएगी, और ये आकृति भी हमारी अवतल बहुभुज की। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इस आकृति में हमें विकिरणों को क्या है? विकिरण क्या है? बहिर्भाग में है। इस तरह से इसके विकिरण अगर हम बनाएंगे तो वो भी क्या आ जाते हैं? बहिर्भाग में आ जाते हैं। तो मतलब कि हमारी चौथी आकृति भी क्या है? अवतल बहुभुज है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल कर लिया। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल में हमें कुछ आकृतियां दी गई थी और उनमें हमें प्रत्येक का वर्गीकरण इन आधारों पर करना था। ठीक है, तो पहले सवाल का हमने इस तरह से हल कर लिया है। तो आई होप कि आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। तो दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें समबाहुभुज की परिभाषा बतानी है। ठीक है, तो समबाहुभुज क्या होता है?
वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हों, बराबर हों, तो वह बहुभुज क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। जैसे हमारे पास इसमें आगे पूछा गया है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। हमें वह समबहुभुज बताना है जिसमें कि क्या हो, 3 भुजाएं हों। तो हमारे पास ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हों, समबहुभुज ऐसा कौन सा है जिसमें 3 भुजाएं हों, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या होती हैं, 3 बराबर भुजाएं होती हैं और तीनों कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये तीनों कोण भी बराबर होते हैं और ये तीनों भुजाएं भी हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये समबहुभुज का हमारे पास उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, 3 भुजाएं हैं इसमें और तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, एक समबहुभुज हो गया। ऐसे हम बात करते हैं कि 4 भुजाएं, ऐसा समबहुभुज जिसमें कि 4 भुजाएं हों, तो इसका उदाहरण हमारे पास हो जाएगा एक वर्ग। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक 4 भुजाओं वाला समबहुभुज है। ठीक है, वैसे हम बात करते हैं 6 भुजाओं की, तो इसका उदाहरण हमारे पास हो जाएगा समषटभुज। समषटभुज हमारे पास हो जाएगा इसका उदाहरण। ठीक है, 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, ये 6 भुजाएं के हमारे पास क्या है, बराबर हैं और इनमें प्रत्येक कोण ये क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास किसका उदाहरण हो जाएगा, समषटभुज का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे समबहुभुज जिसमें क्या है, 6 भुजाएं हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, समषटभुज कहलाएगा। इस तरह से हमने हमारा दूसरा सवाल कर लिया है कि दूसरे सवाल में हमें क्या पूछा गया था, समबहुभुज की परिभाषा पूछी गई थी। और ऐसा समबहुभुज जिसमें कि 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। तो पहले का आंसर हमारे पास हो गया समबाहु त्रिभुज और दूसरे का आंसर हमारे पास हो गया एक वर्ग जिसमें कि 4 भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक समबहुभुज हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 6 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो जाएगा, एक समषटभुज हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट किया है। प्रश्नावली 3.1 जो नए पैटर्न पर आधारित हमारी प्रश्नावली है, उसमें केवल आपके सामने ये 2 ही सवाल थे। ठीक है, 2 सवालों को हमने आज की वीडियो में कर लिया है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिमेश आर्यन चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही नए पैटर्न पर आधारित सोल्यूशन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।